नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं की अंग्रेजी रेनबो पार्ट 2 का पहला लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये जो इंडियन देख रहे हैं, भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता, कल्चर संस्कृति, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब ये समझ लेते हैं कि ये सिविलाइजेशन सभ्यता और कल्चर संस्कृति में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अगर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और वर्ताव को हम अगर सभ्यता कह ले तो उनकी जो विचार है ये उनकी संस्कृति है। अगर किसी भी फूल को हम सभ्यता कह ले तो उनकी जो खुशबू है ये उनकी संस्कृति है। अगर बड़े से बड़े ऑफिसर का किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ जो उनका व्यवहार होता है ये उनकी सभ्यता है। तो अंदर से वह भ्रष्ट और करप्ट है तो ये उनकी संस्कृति है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी देख रहे हैं ना, ये महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। और ये जो कोष्टक में 1869 और 1948 देख रहे हैं, इट मीन्स महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उनका जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी को हुई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पहले वर्ड्स को समझ लेते हैं। पॉपुलरली लोकप्रिय, नन जाने गए, फादर पिता, नेशन राष्ट्रीय, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक क्या है? जिसमें पैसों को या पैसों से खरीदी गई अन्य चीज़ों को वरीयता नहीं दी जाती है, बल्कि इसमें लोगों की जो इमोशन होती है, भावनाएं होती है, लोगों के प्रति जो संवेदनाएं होती है या लोगों के प्रति जो भलाई का जो हमारे मन में विचार होता है, एक तरह से हम लोग स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक कह सकते हैं। और लीडर, नेता, पॉलिटिशियन, राजनेता। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे पॉपुलरली नॉन एज बापू, बापू के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द फादर ऑफ द नेशन, साथ ही यह राष्ट्रपिता के नाम से भी पूरे देश में जाने गए। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, यह आध्यात्मिक नेता अधिक थे देन ए पॉलिटिशियन, राजनेता की अपेक्षा। मतलब इसमें नेता वाले जो विलासिता की जो गुण देखे जाते हैं बाकी अन्य नेताओं में, वह महात्मा गांधी जी में कम थी और आध्यात्मिक नेता वाले गुण में अधिक थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। पहले वर्ड्स को समझ लेते हैं। सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, यूज प्रयोग किया, ट्रूथ सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, चीफ मुख्य, वेपन्स हथियार, अगेंस्ट के विरुद्ध, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी हुकूमत, इंडिया भारत, हेल्प मदद किया, गेन प्राप्त करने में, इंडिपेंडेंस आज़ादी। अर्थात ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, इन इंडिया भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस जिनसे भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी मदद मिली। कहने का अर्थ हुआ कि गांधी जी ने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रयोग किया और उन्हीं के मदद से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिली, अर्थात भारत देश जो है आज़ाद हुए। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वर्ड्स को समझ लेते हैं। फ्रॉम से, कंप्लीटली संपूर्ण रूप से, डोमिनेटेड समर्पित कर दिया, इंडियन भारतीय पॉलिटिक्स राजनीति। मतलब सन 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली उन्होंने संपूर्ण रूप से डोमिनेटेड समर्पित कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति में। पूरे 33 साल के जो जीवन काल थी भारतीय राजनीति में, इस दरम्यान महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी 33 साल के हर एक क्षण को भारतीय राजनीति में झोंक दिया। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। वर्ड्स को समझ लेते हैं। हिज उसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। अब इससे पहले ये जान लेते हैं कि बायोग्राफी क्या होता है। बायोग्राफी क्या होता है
कि जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जो जीवनी लिखता है ना, उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी और हिंदी में उसे आत्मकथा कहते हैं। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माने महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा थी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिनका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट जो देख रहे हैं इसका अर्थ होता है प्रयोग, और ट्रूथ जो देख रहे हैं इसका अर्थ होता है सत्य, यानी कि सत्य के प्रयोग। जिनका नाम था सत्य के प्रयोग नाम की आत्मकथा महात्मा गांधी जी ने खुद के लिए खुद से लिखी थी। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, न्यूमेरस का अर्थ होता है अनेकों, आर्टिकल्स लेख, रोट लिखे, यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका चलती थी उस समय में, रोट लिखे, स्पीचेज भाषण, डिलीवर्ड दिए, डिफरेंट विभिन्न ओक्यूजन अवसरों पर। और महात्मा गांधी जी जो है न्यूमेरस आर्टिकल्स अनेकों लेख, डैट ही रोड लिखा करते थे फॉर यंग इंडिया, यंग नाम की पत्रिका चलती थी उस समय में जिसके लिए महात्मा गांधी जी अनेकों लेख लिखा करते थे। एंड द स्पीचेज डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओक्यूजन, और विभिन्न विभिन्न अवसरों पर उन्होंने एक पर एक क्रांतिकारी सब भाषण और विचार भी रखे। अर्थात करते हैं रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। पहले वर्ड्स को समझ लेते हैं। रिवील हिम पता चलता है, नोट नहीं ओनली केवल, ओरिजिनल मौलिक या फिर वास्तविक, थिंकर चिंतक या विचारक, आल्सो भी ग्रेट महान, मास्टर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला या ख्याति कह सकते हैं, चेस्ट शुद्ध, आइडियोमेटिक मुहावरेदार, इंग्लिश अंग्रेजी। अर्थात रिवील हिम इससे पता चलता है कि नोट ओनली एज ऑन ओरिजिनल थिंकर, महात्मा गांधी जो थे केवल एक मौलिक विचारक ही नहीं थे बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी कि शुद्ध एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार भी थे। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of India's civilization, which has successfully withstood the passes of time. Words को समझ लेते हैं पहले। Following निम्नलिखित extract अंश, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता, एंड कल्चर संस्कृति, गांधी जी टॉक्स गांधी जी बात करते, अबाउट के बारे में, साउंड फाउंडेशन नींव, फिर इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता, विथ जो कि सक्सेसफुली सफलतापूर्वक विद स्टेट खड़ी है, द पेजेस ऑफ टाइम समय के साथ, बदलते समय के साथ। तो यहाँ पे कही जा रही है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रेट, मतलब इस निम्नलिखित अंश जो हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो ये निम्नलिखित अंश है, गांधी जी टॉक्स अबाउट गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो नींव रखी गई है उसके बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली जो कि सफलतापूर्वक विथस्टूड खड़ी है, द पेजेस ऑफ टाइम, माने बहुत से सारे ऐसे देश हैं जिसकी सभ्यता और संस्कृति बदलते समय के साथ खत्म हो गई, नाश हो गया, उसका अस्तित्व मिट गया, लेकिन अकेला एक भारत ऐसा देश है जो बदलते समय के साथ जिनकी सभ्यता और संस्कृति जुगों जुगों के साथ चलती चली जा रही है और अपनी जगह पर अपनी जो मूल बिंदु उस पर वह खड़ी है, अटी है, अडिग है। कहते हैं The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. वर्ड्स को समझ लेते हैं। वेस्टर्न पश्चिमी, सिविलाइजेशन सभ्यता, विच जो कि, टेंडेंसी प्रवृत्ति, प्रिविलेज बढ़ावा देना, मेटेरियलिटी भौतिकवादी भौतिक जिसमें लोग डायरेक्ट फ़ायदा देने वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा नहीं मिलती उनको हम लोग कम प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कि हम उन्हीं चीज़ों से घिरे रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देते हैं जिससे हमको फ़ायदा हो, और उन्हीं चीज़ों से जब हमें फ़ायदा मिलना बंद हो जाती है तो हम उन्हें उनका बहिष्कार कर देते हैं। जैसे हमारे भारत देश की अपनी परंपरा ऐसी है कि जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जब वो किसी भी काम को करने के लायक नहीं होते हैं, जब उनकी सेवा करने की हमारी बारी आती है तो हम उन्हें ईश्वर की तरह
उनको पूछते, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वही अगर पश्चिमी सभ्यता की बात की जाए तो उसे वो लोग अनदेखा किया करते हैं, क्योंकि उनसे अब उसको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलता। तो एक तरह से इसी को हम लोग मटेरियलिटी कह सकते हैं, जिसमें सेवा की या लोगों के प्रति जो सद्विचार की भावनाएं होती है वो कम होता है, बल्कि स्वार्थ जिनसे पूरा हो उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता देने का काम किया जाता है। कह रहा कैन नॉट मैच, जो कि मेल नहीं खाता द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, डैट एलिवेट्स, बढ़ावा देना। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है ना वो बढ़ावा देती है किनको, मोरल बीइंग, मतलब जो नैतिकता है ना उसे हमारी भारतीय सभ्यता ज़्यादा वरीयता देती है, जबकि ये जो पश्चिमी सभ्यता है वह भौतिकवादी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करती है, जो कि एक दूसरे के विरोधी है। हमारे यहाँ नैतिकता को बढ़ावा दी जाती है हमारी सभ्यता में, और पश्चिमी सभ्यता में भौतिकवादी चीज़ों को। और यहाँ पश्चिमी सभ्यता जो देख रहे हैं ना, इससे संबंध है यूरोप के सभी देशों को, यूरोपीय सभ्यता या यूरोप से जुड़ी हुई सभी देशों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता कही गई है। और हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता, ये प्राचीन सभ्यता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप के देश की जो सभ्यता है और हमारे भारत देश यानी प्राचीन सभ्यता जिनको कह सकते हैं भारत देश की सभ्यता, तो इन दोनों के बीच में तुलना की गई है और पूरे पाठ में इसी दोनों के बीच की जो अंतर है उसी का वर्णन और एक्सप्लेनेशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ शुरू करते हैं। अब तो कह रहा आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व विच नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। को समझ लेते हैं। आई मैं बिलीव विश्वास, दैट की सिविलाइजेशन सभ्यता, इंडिया भारत, इवॉल्व विकसित किया है, बिटेन हराया जाना, ठुकराया जाना, वर्ल्ड विश्व में। तो आई बिलीव डैट मेरा ऐसा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया, यह जो भारत की सभ्यता हैज इवॉल्व इस प्रकार से विकसित की गई, इज नॉट टू बी बिटेन जिसे हराया नहीं जा सकता, इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में। हमारी सभ्यता इस तरह से विकसित की गई है कि पूरे विश्व में कोई इसे हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। वर्ड्स को समझ लेते हैं। नथिंग कुछ भी नहीं, कैन इक्वल बराबर कर सकती है, सीड्स बीज सोन बोए गए हैं, आवर हमारे एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों के द्वारा। तो नथिंग कैन इक्वल कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता, द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्कार की जो बीज बोई गई है ना, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आते हैं रोम वेंट, रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, ग्रीस का वही हश्र हुआ, द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन। ये जो फराउज देख रहे हैं ना, इजिप्ट के शासक को हम लोग फराउज कहते हैं। तो ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन मतलब कि इजिप्ट के जो शासक थे उनकी शक्ति का पतन हो गया, उनकी शक्ति का जो है बहिष्कार हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट इंडिया इज स्टिल इन समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, आज भी अपनी जो संस्कृति और सभ्यता की जो हमारी नींव है ना, उस पर अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा मजबूती से वह खड़ी है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटर्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। वर्ड्स को समझ लेते हैं। पीपुल लोग, यूरोप, यूरोप एक महादेश है, लर्न सीखते हैं, देयर उनसे, लेसन्स का अर्थ अध्याय कह सकते हैं, फ्रॉम से, राइटिंग्स, राइटिंग्स का अर्थ यहाँ पे लेखक कह सकते हैं, मेन लोग, ग्रीस और रोम ये दो देश हैं, एग्जिस्ट का अर्थ यहाँ पे अस्तित्व। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन उनसे सबक लेते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, माने यूरोप के जो लोग हैं ना, ग्रीस और रोम के जो लेखक है उनके द्वारा जो रचना की गई है उसके पाठ से वह सीखने का प्रयास करते, उनसे वह सबक लेते हैं। विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जिनका अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। यानी कि जिस देश की सभ्यता और संस्कृति का पूरी तरह से नाश और पतन हो चुका है, उस देश की सभ्यता और संस्कृति को सीखने की कोशिश करते कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। और आगे करा इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम।
ध्यान से समझिए, इन ट्राइंग और कोशिश करते लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने का। साथ ही द यूरोपियंस इमेजिन, माने यूरोप के जो लोग हैं ना वह यह कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक, वे उन सभी गलतियों को अनदेखी करेंगे ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो ग्रीस और रोम के शासकों ने जो गलतियां की थी और जिस वजह से उसकी जो साम्राज्य थी उनका पतन हो गया, वो गलतियां यूरोप के लोग नहीं करेंगे, बल्कि उनकी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और बुरी चीज़ों को बहिष्कार कर देंगे और उसी के आधार पर अपनी सभ्यता और संस्कृति की नींव को मजबूती बनाए रखेंगे। तो आगे करा है सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यही उनकी दयनीय स्थिति है। पिटिएबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति, यही उनकी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है कि जिस देश की सभ्यता खुद विनाश हो गई है, उस देश की सभ्यता की नींव के आधार पर हम अपनी सभ्यता को अगर विकसित करेंगे तो उनका पतन सुनिश्चित है। ये इनकी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ करा है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोरेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। वर्ड्स को समझ लेते हैं। इन द मिस्ट, बीच ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच। तो इन सब के बीच, इन सब का बीच से कहने से मतलब है कि रोम की सभ्यता का नाश हो गया, ग्रीस का भी वही हास हुआ, इजिप्ट के जो शासक फराव जो उनकी ताकत खत्म हो गई, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते। और अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया रिमेंड इमोरेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इमोरेबल का अर्थ होता है अटिक रहना, अटल रहना। ग्लोरी का अर्थ होता है सौंदर्य, गर्व करने वाली बात। तो इंडिया रिमेन्स इमोरेबल, जबकि भारत अभी भी अडिग है, और एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उनकी सौंदर्य, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। चलिए आगे करा है इट इज ए चार्ज। चार्ज का अर्थ यहाँ पे मोबाइल चार्ज नहीं बल्कि एक आरोप है। देखते होंगे कि थाना में जो है चार्ज फाइल की जाती है, यानी कि आरोप होता है। तो इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप है अगेंस्ट इंडियन, माने भारतीयों के प्रति, दैट हर पीपल, और यहाँ के लोग पे और भारत पर एक आरोप लगाइएगा किसके द्वारा, यूरोप के लोगों के द्वारा, कि आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अनपढ़ हैं, एंड स्टोलिड, साथ ही जो है बेवकूफ़ है। क्यों है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है, टू इंड्यूस दैम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, मतलब किसी भी तरह की बदलाव को वह जो है करना नहीं चाहते और बदलाव को स्वीकारने की उसमें हिम्मत नहीं है। इसीलिए जो भारत और भारत के जो लोग हैं ना वह असभ्य और अनपढ़ और जाके उनको बेवकूफ़ की श्रेणी में यूरोप के लोग गिनते हैं, यानी कि यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, गांधी जी कहते हैं इट इज ए चार्ज, यह जो हमारे ऊपर आरोप लगाई गई है ना, रियली वास्तव में, अगेंस्ट आवर मेरिट, मेरिट का अर्थ होता है मेधा, यानी कि हमारी जो मेधा है, हमारी देश की मिट्टी के खिलाफ जो ये आरोप लगाई गई है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए दुखदाई बात है, ये हमारे लिए बड़ी ही चुनौती भरी बात है। What we have tested and found true on the evil of experience, we dare not change. वर्ड्स को समझ लेते। टेस्टेड माने जांचा है, परखा है, फाउंड पता किया या पाया, ट्रू सत्य, एनविल का अर्थ होता है निहाई। आप लोहार की दुकान में देखते होंगे ना, जिस पर रख के लोहार अन्य चीज़ों को पीटता रहता, उनकी हुलिया को वह जो है सांचा देता रहता, उसे हम लोग निहाई कहते हैं। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव। डेयर माने साहस, नोट चेंज अर्थात बदलाव। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाट वी हैव टेस्टेड, हमने जांचा है, परखा है, किसको, हमारी सभ्यता और संस्कृति को, एंड फाउंड और पाया है ट्रू सत्य, यानी कि हमने हर तरह से, हर एंगल से हमारी सभ्यता और संस्कृति को जांचा, परखा है, तौला है और पाया है, क्या पाया, ट्रू सत्य पाया है, सही पाया अपने लिए, ऑन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव के निहाई पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है और संस्कृति वह बाकियों से बेस्ट है और हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज, माने हमें बदलने की ना तो आवश्यकता है ना तो हमारी साहस है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वह हमारे लिए बेहतर है और पूरी दुनिया के अन्य देशों की जो बात की जाए उसकी तुलना में ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। Many thrust their advice upon India and the remains a study.
कह रहा है मेनी ट्रस्ट, मन ट्रस्ट करता होता थोपना, देयर एडवाइस सलाह अपॉन इंडिया यानी कि भारत पर। तो भारत पर जो है अलग अलग देशों ने अपनी अपनी विचार और राय थोपने की कोशिश की और इसे बदलने की जो है पूरी उन्होंने जो है साजिश की। एंड द रिमेन्स स्टडी करता होता है यहाँ पर स्थिर रहना, जबकि भारत जो है सबको इग्नोर और अनदेखा करते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति की जो नींव है ना उस पर वह अडिग और खड़ी रही बदलते समय के साथ। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही हमारी सुंदरता है, यही हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इट इज़ ड्यू सीट एंकर ऑफ आवर होप, और होप जो देख रहे हैं ये आशाओं की, और ये जो सीट एंकर देख रहे हैं ना ये एक तरह से किरण कह सकते हैं, और यही हमारी आशाओं की किरण है, यही हमारी आशाओं की जो है धरोहर है। आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कॉन्टैक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ध्यान से समझिए इसको। सिविलाइजेशन सभ्यता, डैट की मोड एक तरह से मोड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि आचरण कह सकते हैं, विच पॉइंट जो कि बिंदु है, आउट द मैन लोगों के लिए, द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्यों का रास्ता, कर्तव्यों का पथ। सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कॉन्टैक्ट, सिविलाइजेशन सभ्यता आचरण का आधार है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी जो कर्तव्यों के पथ को वह जो है दिखाता है और लोगों के आचरण और व्यवहार को वह जो है कंट्रोल में रखता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यहाँ पहले एक एक करके वर्ड्स को समझ लेते हैं। ये जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है क्रियान्वय, और ये जो ड्यूटी देख रहे हैं कर्तव्य यानी कर्तव्य का कर्तव्य पालन कह सकते हैं परफॉर्मेंस को, और ऑब्जर्वेंस जो देख रहे हैं ना एक तरह से इसका हम लोग अनुसरण कह सकते हैं इसको। मोरलिटी यानी नैतिकता को, कन्वर्टेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, और टर्म्स का अर्थ जो होता है वो स्थिति कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का कर्तव्य पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी और नैतिकता का अनुसरण आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये दोनों एक दूसरे के परिवर्तनीय हैं। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति कर्तव्य का कर्तव्य पालन अच्छे से कर ले या नैतिकता का अनुसरण कर ले तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर नैतिकता का अनुसरण कर लिया तो समझ लीजिए उन्होंने कर्तव्य का कर्तव्य पालन कर लिया, या कर्तव्य का कर्तव्य पालन कर लिया तो समझ लीजिए कि वह नैतिकता का अनुसरण कर लिया। To observe morality is to attain mastery over our minds and our passion। ऑब्जर्व का अर्थ होता है अनुसरण करना, मॉरलिटी नैतिकता का, मास्टरी का अर्थ होता है प्रसिद्धि या ख्याति पाना, ओवर आवर माइंड मैंने अपने दिमाग पर, और आवर पैशंस जुनून हसरत। पैशंस क्या होता है यहाँ पे हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, पैशन और हॉबीज। हॉबीज क्या होता है कि जिन चीज़ों को आप खाली टाइम में करते हैं वो हमारी हॉबीज़ होती है, और पैशन क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम किसी भी कंडीशन में करने को तैयार रहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं हमारे सामने आ जाए फिर भी हम उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, वो हमारी पैशन है। और चाहे उसमें हम बेटर हो ना हो, लेकिन जिन चीज़ों में हम चाहे कितना भी बेटर हो और खाली टाइम में ही उस काम को हम करते हैं तो वो हमारी हॉबीज़ है। तो यहाँ कह रहा है टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड पैशन, कि सभ्यता क्या है कि एक तरह से यह हमारी दिमाग पर और हमारी जो हसरतें हैं, हमारी जो चाहत है, हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो पैशन है उस पर ये काबू पाने का काम करता है, उस पर ये विजय पाने का काम करता है, और उसको ये अंडर कंट्रोल रखने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और जिसमें हम सभी अपने आप को जानते हैं। जब हम अपने आप को अच्छे से जान ले, हमारे दिमाग पर, हमारी पैशन पे हमारी जब कंट्रोल हो जाए तो समझ लीजिए कि आप सभ्य हैं, आपकी जो सभ्यता है वह आपके साथ खड़ी है, और आप दुनिया के महान व्यक्तियों में से एक हैं, और आप ही वह व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े कारनामे करने के लिए इस धरती पर आए हैं या ईश्वर ने आपको भेजा है। गुजराती, गुजरात के जो लोग होते हैं ना उसे हम लोग गुजराती, पंजाब के लोग को पंजाबी, भारत के लोग को भारतीय, इंडियन, इंडिया के लोग को इंडियन। तो गुजरात के लोग इक्वावेलेंट, समकक्ष सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का मीन्स करता होता है अर्थ गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण। अर्थात गुजरात के जो लोग हैं ना वह सभ्यता का मतलब ही समझते हैं अच्छा आचरण, अच्छा बर्ताव। चलिए चौथा पैराग्राफ पे चलते हैं।
इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा, करेक्ट का अर्थ होता है सही, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, और मेनी राइटर्स का अर्थ होता है अनेकों लेखकों ने, हैव शोन यह दिखाने का प्रयास किया, क्या, हैज़ नथिंग टू बी लर्न का अर्थ होता है सीखना, नथिंग से अर्थ होता है किसी से, यानी कि अनेकों लेखकों ने यह दिखाने की कोशिश की अपनी लेख से कि हमें किसी भी देश से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, अर्थात किसी भी देश से या किसी भी देश के किसी भी ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सभ्यता को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम और हमारी सभ्यता ऑलरेडी पहले से बेस्ड है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और दिस इज यह होनी चाहिए, एज ठीक वैसा ही, इट शुड बी जैसा कि है, हमारी सभ्यता को वैसा ही होना चाहिए जैसा कि है, हमें इसमें कुछ बदलने की या छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये बहुत कहते हैं कि वी नोटिस, हमने यह नोटिस किया, हमने यह देखा है, डैट कि द माइंड यह जो दिमाग है ना, रेस्टलेस बर्ड यह अचल पक्षी है, पक्षियाँ उड़ती रहती है वैसे हमारा दिमाग उड़ता रहता है। द मोर इट गेट्स, जिससे जितना दोगे, द मोर इट वांट्स ये उतना ही चाहेगा, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड और अंत में ये असंतुष्ट ही रहेगा। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना वह एक अचल पक्षी की तरह है, और इनको जितनी इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में आप लगोगे ना उतनी ही ये इच्छाएं प्रकट करती चली जाएगी, और अंत में ये हमेशा क्या रहेगा, तो असंतुष्ट के ये असंतुष्ट ही रहेंगे। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, ये इंडल्ज का अर्थ होता है संलिप्त होना, पैसन का हसरत या जुनून कह सकते हैं इसको। तो हम अपनी हसरतों में, हम अपनी जुनून में, हम अपनी इच्छाओं में, हम अपनी चाहतों में जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते चाहेंगे ना, ब्रिल्ड दे बिकम, उतने ही हम अपने आप को बांधते चले जाएंगे, उतने ही हम उलझनों में फंसते चले जाएंगे। इसलिए गांधी जी कहते हैं, आगे देख लीजिए, कि आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे ना, देयरफॉर इसीलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारी जो इच्छाएं थी ना, इंडल्जेंस क्या अर्थ होता है यहाँ पे इच्छा, तो हमारी जो इच्छाएं थी ना उन इच्छाओं को उन्होंने सीमित कर रखा था। क्यों सीमित कर रखा था? दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा था, उन्होंने जांचा परखा था, उन्होंने यह एनालिसिस किया था हमारे पूर्वजों ने, डैट की ये हैप्पीनेस जो है, ये खुशी जो है हमारी, वाज लार्जली, ये बड़े पैमाने पे ए मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है। अर्थात हम पैसों से या पैसों से खरीदी गई चीज़ों से अंदर से या पूरी तरह से जो है खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुश होना एक दिमागी स्थिति है, ना कि अन्य चीज़ों से हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो खुश होने का पैसों से या पैसों से खरीदी गई चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी जी कहते हैं कि ए मैन, एक आदमी, ध्यान से समझिए, कि इज नॉट नेसेसरली, उनके लिए जरूरी नहीं है कि हैप्पी व खुश है, बिकॉज ही इज रिच, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति बहुत खुश है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और अनहैप्पी और नाखुश है इसका मतलब ये नहीं है बिकॉज ही इज पुअर, वह गरीब है। मतलब खुश होने से अमीरी का पता नहीं चलता, तो दुखित होने से गरीबी का पता नहीं चलता। क्यों करा है? द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, ये रिच जो है ना, अमीरों को आर ऑफ्टन सीन, अक्सर देखा गया है, टू बी अनहैप्पी, नाखुश देखा गया है, अमीरों को अक्सर नाखुश देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मिलियंस यानी कि लाखों लोग, विल ऑलवेज रिमेन पुअर, हमेशा गरीब रहेंगे। गांधी जी ने यह बात जो है सीधे शब्दों में कही है कि हमारे पूर्वजों ने ये पढ़ा था कि हमारे देश की आबो हवा कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे।
ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को निरीक्षण करने के बाद, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, डिसाइडेड, यह निर्णय लिया था, अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे डिसाइडेड का अर्थ यहाँ पे मना करना होता है, तो हमारे एंसेस्टर पूर्वजों ने हमें शान शौकत वाली और आनंदमय वाली जीवन जीने से मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि हमारी आबो हवा कुछ ऐसी है यहाँ पर कि हम बहुत ज़्यादा लग्जरी या फिर बैठ के हराम का धन खा खा कर खुशी नहीं रह सकते, क्योंकि खुशियों का सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खुशियों का जो लेना देना है ना वह एक मानसिक स्थिति है। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड्स ऑफ लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। गांधी जी कहते हैं कि वी हैव मैनेज्ड, हम सभी ने, मैनेज कर होता है काम चलाया, विद द सेम, वही चीज़ें, विथ ऑफ प्लाउ, प्लाउ का अर्थ होता है एक तरह से हल, एग्जिट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब हजारों साल पहले जिनसे हमारे पूर्वजों ने खेती किया करते थे, जो हल चलाकर खेती किया करते थे, आज भी हजारों वर्ष बाद हम उन्हीं हल से खेती करते हैं। आगे ये जो कॉटेज देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है झोपड़ी, यानी कि रहने का घर। तो गांधी जी कहते हैं कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड्स ऑफ कॉटेज, हम उसी तरह के घर में या उसी तरह की झोपड़ियों में आज भी रहते हैं, डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्वजों के समय में जिस तरह की झोपड़ियाँ रहा करती थी, आज भी हम उसी तरह की झोपड़ियों में रहते हैं। एंड आवर एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, ये जो एजुकेशन देख रहे हैं ना, यह शिक्षा, इंडिजिनस जो देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है एक तरह से व्यवस्था। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था आज से हजारों साल पहले जिस तरह की थी, आज भी उसी तरह की है, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि हमें इसे बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे लिए उतना ही बेहतर है जितना बेटर हजारों वर्ष पहले थी। तो ना हमने अपने हल बदले हैं, ना हमने अपनी झोपड़ियाँ बदली, ना हमने शिक्षा व्यवस्था बदली, क्योंकि वही हमारे लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन, ये बहुत अच्छी बात कहते हैं गांधी जी, ये जो कंपटीशन होती है ना, इसका प्रतिस्पर्धा, वी हैड नो सिस्टम, ऐसी कोई पद्धति नहीं थी उस जमाने में, ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन, मतलब आज जो गला काटने वाली जो स्पर्धा चल रही है हमारे देश में, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग फॉलो किया करते थे किसको? ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन करता था पेशा, तो सभी लोग अपने अपने पेशा में संलिप्त थे और ट्रेड, व्यापार किया करते थे। एंड चार्ज रेगुलर वेज, और चार्ज रेगुलर वेज करता होता, उससे मिलने वाली जो निर्धारित मजदूर होती है, और उससे वह निर्धारित मिलने वाली मजदूरी को प्राप्त करते थे और आनंद के साथ अपने जीवन का निर्वहन करते थे। कोई गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कह रहा है इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इट वॉज नोट, ऐसा नहीं है कि वी डिड नोट नो, हम नहीं जानते थे क्या, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीनों को बनाना हम नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। उस समय में भी हम बड़े से बड़े मशीनों का आविष्कार कर सकते थे, निर्माण कर सकते थे। आवर फोरफादर न्यू डैट, हमारे जो पूर्वज थे ना, वह जानते थे, हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम हार्ट्स दिल लगा बैठे, किनसे? सच थिंग, इन आधुनिक चीज़ों से अगर हम अपना दिल लगा बैठे, वी वुड बिकम स्लेव, हम गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम नैतिकता को खो देंगे, हमारी जो शारीरिक ताकत और हमारी जो शारीरिक जो ये क्षमताएं हैं, जो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उनको खो बैठेंगे, हम आलसी बन जाएंगे, हम निकम्मे बन जाएंगे। इसीलिए हमारी जो पूर्वज थे ना, वह मशीनरी को उतनी प्राथमिकता न दे करके वह किन चीज़ों को प्राथमिकता देते थे, चलिए समझते हैं। दे देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, वह कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ड्यू डेलिब्रेशन,
मतलब ये बहुत ही सोच और विचार करके डिसाइडेड निर्णय लिया क्या, डैट वी शुड ओनली वाड कुड, उन्हीं चीजों को हम प्रयोग में लाएंगे, उन्हीं चीजों को हम प्राथमिकता देंगे विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो काम हमारे हाथ और पैरों से की जाएगी, और डेट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्प कंसिडर्ड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। गांधी जी कहते हैं कि दिस सॉ, हमारे पूर्वजों ने देखा था, डेट आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तविक खुशी है ना, एंड हेल्प कंसिस्टेड, और जो स्वास्थ्य के विषय में अगर ध्यान रखने वाली जो बात है, इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारे हाथ और पैर से किए जाने वाला काम है ना, उनके आधार पर ही हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और उनके आधार पर ही हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। सातवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सातवां पैराग्राफ जो है, करा दे फर्दर रीजन डेट लार्ज सिटीज वेयर ए सनेयर एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and चलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है दे फर्दर, वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं। फर्दर मन होता है आगे, रीजन का अर्थ होता है तर्क देना, का अर्थ यहाँ बड़े हो जाएगा। सिटी शहरे, सेनियर जो देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है फंदा, और इन कम्ब्रांस जो देख रहे हैं कार की चीज़ें या फिर बेतुकी चीज़ें इनको कह सकते हैं। पीपल यानी कि लोग, और ये जो गैंग्स देख रहे हैं इसका एक समूह, या कह सकते हैं थीप्स मन होता है चोरों का। तो कह रहा है दे फर्दर, इनके आगे रीजन तर्क देते हैं कि डैट लार्ज सिटीज, ये जो बड़े बड़े शहरें हैं, वेयर ए सनेर, यह एक फंदा है, एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रांस, और एक बिछाई हुई जाल है। इनकम्ब्रांस कर यहाँ पे हम जाल कह सकते हैं, और ये एक बेतुकी चीज़ों की बिछाई हुई जाल है। डैट पीपल, और जिसमें लोग जो है वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में जाके लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आनंदित हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीप्स, गैंग्स ऑफ थीप्स का अर्थ यहाँ पे हो गया चोरों का अड्डा, और ये जो बड़े बड़े शहर है ना, यहाँ पर चोरों का अड्डा है। एंड आगे बढ़ते हैं, करा रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लेशरिंग इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन। करा रॉबर्स, और बड़े बड़े चोर और डाकुओं का यह एक अड्डा होता है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब कि एक वैश्यावृत्ति, एंड वाइस फ्लेशरिंग, और बेकार की चीज़ों की जो है यहाँ पर विस्तार होती है। इन देम, और इन सभी चीज़ें जो हैं है ना, लोगों को अंदर से खोखला करने का काम करता है, उसके अंदर से जो सभ्यता और संस्कार है ये उनसे छीनने का काम करता है। एंड डैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और कह रहा है कि पुअर मैन, गरीब लोग जो है ना, वुड बी रॉब्ड मतलब रिच मैन, यानी कि गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, लूटा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है दे वेयर, वह जो थे ना, इसीलिए कहा गया है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि इसीलिए हमारे जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हुआ करते थे, सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट थे, कहाँ पर, विथ ए स्मॉल विलेजेज, अपने गांव के साथ जो रह रहे लोग होते थे ना, ग्रामीण लोग, उन्हीं के साथ, और अपने गांव में ही वह सुरक्षित भी थे और वहाँ खुश भी थे। पैराग्राफ पे हम चलते करा, दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। ध्यान से समझिए, पहले वर्ड समझ लेते हैं। दे वे सॉ, देखा करते थे, किंग्स राजा, दे और उनके स्वॉर्ड तलवार, इन्फीरियर झुक जाते थे, इथिक्स जो देख रहे हैं इसका अर्थ ग्रंथ होता है। तो कह रहा है कि दे सॉ, अक्सर देखे जाते थे कि डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, और राजा और उनकी तलवारें जो होती थी ना, वेयर इन्फीरियर, अक्सर झुक जाया करते थे, टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, ग्रंथों के तलवारों की आगे। मतलब बड़े बड़े राजा जो हुआ करते थे ना, वह उनकी जो तलवारें होती थी या वो खुद होते थे, हमारे जो भारतीय जो ग्रंथ है ना, वह ग्रंथ के सामने वह खुद भी झुका करते थे और उनकी तलवारें भी झुकती थी, यानी कि वह ग्रंथ से आगे नहीं थे, वह हमारे भारतीय ग्रंथों का सम्मान करते थे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सवरिंग्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। पहले वर्ड्स को समझ लेते हैं। हेल्ड मतलब रहकर, सर्विंग जो देख रहे हैं इसका अर्थ होता है राजा रानी, अर्थ माने पृथ्वी, इन्फीरियर मतलब अधीन रहकर,
और झुक कर करके ऋषि एंड फकीर जो देख रहे हैं ना, तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उस ज़माने के, उसे यहाँ पे ऋषि कहा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखने को मिलती थी कि जो राजा रानी हुआ करते थे, राजा रानी भी हुआ करते थे ना, वह भी क्या करते थे, अपनी शासन व्यवस्था का जो संचालन करते थे ना, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फ़कीर, वह ऋषि और फ़कीर को सम्मान देते हुए और उनके अधीन रहकर ही वो अपनी शासन व्यवस्था का कार्य जो है शैली चलाते थे। ऐसा नहीं है कि वो ऋषि और मुनियों के आत्मसम्मान को या उनके ज्ञान को वो नज़रअंदाज करके अपनी जो वर्चस्व दिखाने का काम करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कह रहा है ए नेशन, यह जो राष्ट्र था ना, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ की जो संविधान थी, लाइक दिस, काबिल तारीफ़ थी और बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक थी। इज़ फिटर टू टीच अदर, और ये दूसरों को सिखाने लायक थी। यानी भारत एक ऐसा देश है, हमारी प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे बहुत से सारे चीज़ें हैं जो विदेशों से लोग आकर सीखा करते थे, और या हम भारतीय विदेश जाकर लोगों को सिखाने का काम करते थे। इतनी ज़्यादा मतलब हमारी हर चीज़ों में पकड़ थी। कह रहा है देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, और हमें जो है किसी अन्य से या अन्य देशों से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिखाने वाले देश है, सीखने वाले देशों में से नहीं है। दिस नेशन, इस देश के पास, यानी हमारे देश के पास जो है, हमारे देश में हेड कोर्ट, अदालतें थी, है ना, वकालतें थी, लॉवर्स, वकील थे, एंड डॉक्टर्स भी हुआ करते थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड, लेकिन वे सभी जो है ना बंधन में रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि सब अपनी अपनी मनमानी किया करते थे जैसा कि अभी के समय में करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी अपनी जो है छत्र छाया में या जो उस समय की जो रूल रेगुलेशन हुआ करती थी ना, उसके अधीन रहकर ही वह सेवा दिया करते थे। कह रहा एवरीबडी न्यू डैट दिस अ प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। कह रहा है एवरीबडी, सभी लोग न्यू, जानते थे कि डैट दिज प्रोफेशन, यह जो अवसर था ना, वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, उस समय बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं था। मतलब एक तरफ से उतने सारे लोग नहीं थे जो डॉक्टर या फिर वकील या फिर जो है वैद्य थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गिने चुने हुए लोग थे और बड़े माजे हुए कलाकार थे। फिर कह रहा मून एवर, इन सब के बीच दीज वकील्स एंड वैद, वे जो वकील और वैद हुआ करते थे ना, डिड नॉट रॉब पीपल, मतलब लोगों को लूटते नहीं थे, रॉब कर तो लूटना हो। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट। करा दे वेयर कंसिडर्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता अधीन रहना। तो वे वैद हो या वकील हो या डॉक्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह लोगों के अधीन रहकर काम करते थे। नोट देयर मास्टर, उनके मालिक नहीं थे, उस पर मालिक पाना हुआ नहीं करते थे, बल्कि वो उनके अधीन रहकर ही वो काम करते थे। जस्टिस वाज टॉलरेबल फेयर। कह रहा है जस्टिस, न्याय जो थी, है ना, यहाँ टोली रेवली का अर्थ होता है पारदर्शिता, या पूरी साफ सुथरी भी, आम लोगों को समझ में आने वाली, आम लोगों के हित में काम करने वाली, ऐसी हमारी जो है न्याय व्यवस्था थी। और कह रहा द ऑर्डिनरी रूल वाज टू ए वाइट कोर्ट, और ऑर्डिनरी रूल जो सामान्य नियम था ना, वह नियम ये था कि ए वाइट कोर्ट, अदालतों को लोग अनदेखा किया करते थे, उससे उतनी प्रायोरिटी या महत्व नहीं देते थे। बात बात पे लोग ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया करते थे, ये वाद विवाद होती थी, आपस में बैठ के ही लोग निपटा लिया करते थे। ऐसी व्यवस्थाएं उस टाइम में चला करती थी। कह रहा देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। कह रहा देयर वेयर नो टाउट्स, नो टाउट्स का मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं दलाल होता है, और ये अर्थ होता है यहाँ पे बिचौलिया। तो उस समय में ना तो कोई दलाल हुआ करता था, ना ही कोई बिचौलिया और चमचा हुआ करते थे, है ना। कह रहा दिस इविल टू वाज नोटिसेबल वली इन एंड राउंड कैपिटल। कह रहा है दिस एविल, जो कुछ भी थोड़ी बहुत बुराइयाँ थी ना, वाज नोटिसेबली, मतलब उसे देखा जा रहा था वली इन ए राउंड कैपिटल, केवल राजधानी या राजधानी के आसपास ही वह बुराई देखने को मिलती थी। ऐसा नहीं है कि वह बुराई गांव-गांव घर में था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह सीमित थी, बुराई का एरिया सीमित था, वह भी बड़े बड़े शहर में, खास करके राजधानी और उसके आसपास के शहरों में। आगे देख लेते हैं। कह रहा द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। कह रहा है द कॉमन पीपल, सामान्य जो लोग थे ना, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से जो है गांव में रहते थे, और एंड फॉलोड, और अनुसरण करते थे किन चीज़ों का, तो कह रहा देयर एग्रीकल्चर। कह रहा है किन चीज़ों का, तो देयर
कल्चर, मतलब अपने ग्रामीण बड़ी का जो काम होता है ना, उसी को वह किया करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, दे माने वे, एंजॉय आनंद लेते थे, ट्रू माने वास्तविक, होम माने गृहस्थ, रूल का मतलब यहाँ पे जीवन कह सकते हैं। तो सभी लोग अपने गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते थे और मज़े में रहते थे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।